हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक और बेहतरीन टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी जो आपके दूसरे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी कुंजी क्या है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कई बच्चों को समझने में दिक्कत आती है क्योंकि इसके अंदर तरह तरह के रिट सुनने को मिलते हैं, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वो वारंटो, सर्सरारी और प्रोहिबिशन। इनका मतलब क्या है आज की क्लास में हम जानेंगे, इसके बारे में ही डिस्कस किया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स का पूरा लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, कल हमने लेक्चर आपके लिए डाला था। और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 32 यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये पूरा कोर्स चलाया जा रहा है आपके लिए, अभिनंदन बैच है हमारा ये, जिसमें हम एसएससी सीजीएल 2023 की आपको तैयारी करवा रहे हैं। पर और भी जितने एग्जाम हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वनडे, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे और उसके अलावा सीडीएस, सीपीएफ, एफकैट, तो सबके लिए बेनिफिशियल है ये कोर्स। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है आपके लिए और आप आके इसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी बातें लेक्चर के बीच में करेंगे। अभी हम जानते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। थोड़ा कई बार कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है ये, क्योंकि जो लैटिन टर्म्स हैं इनके क्या मतलब होते हैं याद करने में दिक्कत आ सकती है। तो आज के बाद वो दिक्कत आपको नहीं आएगी। शर्त यह है कि आपको पूरा लेक्चर अच्छे से देखना होगा। इसके लिए इसीलिए मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया है। मैं चाहता तो उसी के अंदर आपको फटाफट बता देता, पर आपके दिमाग से वो चीजें स्लिप हो सकती थी। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन से आर्टिकल में आता है? देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, वो भाग 3 पार्ट 3 में दिए हुए हैं और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये जाते हैं। उसी के अंदर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हो। वो आपके फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है, प्रोटेक्टर है। तो ये अपने आप में एक राइट है जिससे बाकी सारे राइट्स अपने आप वैलिड हो जाते हैं। अब ये उसी की तरह है, मान लीजिए कि आपने एक प्रॉपर्टी ली, अब आप उसे फेंस नहीं कर सकते तो आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसी तरीके से आप समझिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं है तो आपके फंडामेंटल राइट सिक्योर कहां से हुए भाई, है ना। और मान लीजिए आप एक गाड़ी आपने खरीद लिया, आपको उस गाड़ी की चाबी नहीं दी है, चला लोगे गाड़ी? नहीं चला सकते। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इतने इंपॉर्टेंट राइट्स हैं और इसीलिए B.R. अंबेडकर जी ने से कहा था दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की कहानी यहीं से शुरू करते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भाई हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? जवाब आपके सामने, किसने कहा था? B.R. अंबेडकर जी ने कहा था। चलिए एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादा लंबा ये लेक्चर नहीं होगा, पर लेक्चर के एंड तक काफी कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है जी, अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। सिर्फ इन्हीं दोनों कोर्ट्स के पास पावर है कि आपके फंडामेंटल राइट के वायलेशन को रोक सके। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो आप सेफगार्ड लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि आपको हाई कोर्ट पहले जाने की जरूरत है। अगर आप चले जाते हो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि पहले मेरे पास क्यों आए, हाई कोर्ट पे क्यों नहीं गए, वहां आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है इस राइट को किस आर्टिकल में प्रोटेक्ट करा जाता है, मतलब ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 32 में आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास आप अप्रोच कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट के पास आप गए कि मान लीजिए आपकी राइट टू इक्वालिटी को वायलेशन हुआ है, कोई ऐसा लॉ आया है जिससे कि आप नाखुश हो और किसी भी तरह का आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे आर्टिकल 32 का यूज करके। पर अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो हाई कोर्ट का ये वाला आर्टिकल जिसे हम रिट जुरिस्डिक्शन कहते हैं, यह आर्टिकल 226 में आएगा। जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट पे जाओगे या हाई कोर्ट पे जाओगे, वो आपका फंडामेंटल राइट बचाने के लिए कुछ ऑर्डर इशू करता है। उन ऑर्डर्स को कहा जाता है रिट्स। क्या कहा जाता है? रिट्स। और उसी के बारे में आज हमें जानना है। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे कि वो रिट्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं, एक एक चीज को समझेंगे। तो ये दो आर्टिकल आपको याद रखने हैं। हाई कोर्ट की बात हो तो 226, सुप्रीम कोर्ट की बात हो तो आर्टिकल 32। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। अब जब आपको मैं सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी पढ़ाऊंगा, ये पूरा लेक्चर कोर्स चल रहा है, इसमें चलते रहेंगे लेक्चर्स, रोज आते हैं रात को शाम को 6 बजे। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा।
पर सुप्रीम कोर्ट के पास ना एक जुरिस्डिक्शन होती है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी कि वो केसेस जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही आएंगे तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। जैसे कि दो स्टेट्स के बीच में विवाद हो जाए, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है, हाई कोर्ट नहीं देख सकता। तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में तो आता है, पर ये इसकी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है पावर, ठीक है, जो उसके फंक्शंस होते हैं, जो उसी को बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये पावर नहीं है, ये पावर आपके हाई कोर्ट के पास भी है ना। तो ये पावर शेयर करता है हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के अंदर। ठीक है जी, आगे कहानी बढ़ाते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जिक्र आपको 4 आर्टिकल्स में मिलता है हमारे संविधान में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 13 सबसे पहले यह बताता है कि राइट जो वायलेट करते हैं, जो लॉज वायलेट करते हैं किसी भी फंडामेंटल राइट को, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जुडिशियल रिव्यू क्या पार्ट है ये, जो आर्टिकल 13 में आता है। फिर आर्टिकल 32 अपने आप में इसकी बात करता है, जिसमें रिट जुरिस्डिक्शन आ जाती है आपकी। फिर आर्टिकल 226 एक बात करता है, ठीक है, ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए चीजें। हाई कोर्ट का आ गया, हाई कोर्ट पे जाओगे, हाई कोर्ट भी वही काम करेगा। और इसके बाद में आर्टिकल 359 जो इधर लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो, आर्टिकल 359। अब आर्टिकल 359 क्या कहता है, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई है तो आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, ठीक है, सिवाय 2 आर्टिकल के, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, जिसके बारे में फंडामेंटल राइट वाला लेक्चर देख लेना जस्ट इस लेक्चर के खत्म होने के बाद, पर अभी इस पे फोकस दीजिए। तो आर्टिकल 359 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 358 तो कहता है आर्टिकल नंबर 19 जो है आपका वो खत्म हो जाएगा, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ जो 6 तरह की फ्रीडम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। और आर्टिकल 359 कहता है कि जो ये वाला राइट है आर्टिकल 32 यही खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपके सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए। गाड़ी है, चाबी नहीं है, यहां से रिलेट करो, चाबी आपसे छीन ली, तो आप किसके पास जाओगे अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो भी गया तो? नहीं जा सकते। तो आर्टिकल 359 में इसका जिक्र है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 226 की। क्या होता है ना, कई केसेस में ऐसा कहा जाता है कि हाई कोर्ट की जो पावर है रिट्स इशू करने के, रिट्स मैंने आपको अभी बताया वो लीगल ऑर्डर्स जो रेमेडी का काम करेंगे आपके लिए, मतलब कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लीगल ऑर्डर देगा कि अभी मैं बताऊंगा वो लीगल ऑर्डर्स क्या है। तो वो जो रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की वो है ज्यादा। कैसे ज्यादा है? वो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी ज्यादा, वाइडर कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का आपका वायलेशन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, पर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को देखता है, जबकि जो हाई कोर्ट है वो आपके फंडामेंटल राइट्स के अलावा आपके वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स भी वो देख लेगा। वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको भी वो रिव्यू कर सकता है। यानी कि इस वे में देखा जाए तो हाई कोर्ट की पावर हल्की सी ब्रॉडर है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से हम रिलेट करें तो हाई कोर्ट 226 वाला जो आर्टिकल है वो उसके बारे में बता रखा है इसमें कि एपेक्स कोर्ट होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट वो सिर्फ वही केसेस ले सकता है जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जबकि जो हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है वो थोड़ा सा वाइडर है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये था इंट्रोडक्शन आपका कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्यों यूज होती हैं, क्या होता है। अब हम जानेंगे, चलिए आपको पता लग गया कि आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है और मुझे इसके लिए अब जाना है सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास, आपकी अपनी चॉइस है। बदले में वो आपको रिट्स देगा। अब ये रिट्स जो होते हैं लीगल ऑर्डर होते हैं कुल मिला के 5 तरह के। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है कितने टाइप के रिट्स होते हैं, तो होते हैं वो 5 टाइप्स के। अभी हम इनका एक एक करके मतलब जानेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन जो है ना इन रिट्स को लेकर के हमेशा के लिए दूर हो जाए। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है, तो उसको लाइक करके शेयर जरूर कर देना। हर एग्जाम के लिए काम आने वाला है। मेरा नाम समृद्ध श्रीवास्तव और मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन वो सारा मैं आपको करवाऊंगा। 79 डेज के अंदर प्रॉपर कोर्स आपको करा दिया जाएगा। साइंस के टीचर अभिषेक सर हैं, इंग्लिश के टीचर कपिल सर हैं और रीजनिंग के टीचर रोहित सर हैं। शाम को 6 बजे से हमारी क्लासेस शुरू होती है सेम चैनल पे, 6 से लेके 10 बजे तक जाती है, ठीक है। फटाफट से एक इंट्रो दे रहा हूं। 6 बजे मेरा सेशन आता है और 17 से 18 लेक्चर्स आ चुके हैं। बहुत छोटे लेक्चर्स होते हैं, आराम से पूरा जनरल अवेयरनेस खत्म कर सकते हो अभी भी पकड़ लोगे तो। जाके वो प्लेलिस्ट चेक करना। प्लेलिस्ट कहां से मिलेगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, वहां पे प्लेलिस्ट आपको दे रखी है, चेक कर सकते हो। फटाफट से टॉपिक पे आते हैं वापस। कितने तरह के रिट्स बताए आपको मैंने? 5 तरह के। इनके नाम याद रखना, ये ना लैटिन टर्म्स हैं, लैटिन टर्म्स है। क्या क्या है? रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी, कोवरंटो।
कुछ समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, पर अब हम इसको समझेंगे। आपको बस इसके नाम याद रखने हैं कि एक होता है रिट हैबियस कॉर्पस, एक होता है प्रोहिबिशन, एक होता है quo warranto, एक होता है सर्चुररी और एक होता है सर्चुररी और एक होता है मैंडेमस। बता दिया, सर्चुररी, प्रोहिबिशन, quo warranto और हैबियस कॉर्पस। ठीक है, इन सब रिट्स में से सबसे वाइडली यूज करे जाने वाला, सबसे पॉपुलर रिट है हैबियस कॉर्पस का। अब हैबियस कॉर्पस के बारे में चीजें हम समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ धीरे धीरे मैं रिलेट कराता रहूंगा। हैबियस कॉर्पस का रिट कब जारी होता है? तो हैबियस कॉर्पस का पहले आप लिटरल मीनिंग समझ लो। इसका मतलब होता है टू ब्रिंग दी बॉडी। अब एक बात आपको बता रहा हूं, आपके एग्जाम में काम आ जाएगी। हर रिट के साथ में ऐसा एक फ्रेज जुड़ा हुआ है, जैसे हैबियस कॉर्पस को टू ब्रिंग द बॉडी बोलते हैं, मैंडेमस को वी कमांड बोलते हैं, अभी बताऊंगा, वैसे ही टू फॉरबिड बोलते हैं प्रोहिबिशन को। तो पेपर में कई बार मैच द फॉलोइंग दे देगा, इधर रिट लिखेगा, इधर ये फ्रेज लिखेगा, आपस में मैच करना होगा, समझ गए? इसलिए ये वाली लाइन जरूर याद रखना, टू ब्रिंग द बॉडी। अब इसका मतलब जानेंगे। मान लीजिए किसी को इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, मतलब कि इलीगल, रुकिए इलीगल कन्फाइनमेंट, ठीक है, यानी कि अपने ऊपर लेके देखो, आपको जेल में बंद कर दिया है, आपको कस्टडी में रख लिया है, पुलिस कस्टडी में रख लिया है, और जो आपको राइट्स मिलते हैं, जो प्रोटेक्शन इन द केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, वो मिलता है ना आपको आर्टिकल नंबर 22 के अंदर। तो उसके अंदर यह बात कही गई है कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको एक वकील हायर करने का आपको वो मिलेगा, आपको राइट है कि आप अपने एडवोकेट से आप लीगल ओपिनियन ले सकते हैं। दूसरा, आप जान सकते हो आपको किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया है। अगर ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है और आपको अरेस्ट में रख लिया बिना किसी को बताए और आपको डिटेन किया जा रहा है, ठीक है, आपको बिल्कुल कन्फाइन करके रख दिया है और 3 से 4 दिन 5 दिन गुजर गए हैं, उस केस में क्या होगा कि आप या आपके रिश्तेदार या फिर आपके फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं कि देखो इन्होंने हमारे बंदे को इलीगली कस्टडी में रखा हुआ है। अब कोर्ट क्या करेगा? हैबियस कॉर्पस का रिट इशू करेगा, और इस रिट का मतलब होता है टू ब्रिंग दी बॉडी, यानी उस इंसान को हमारे सामने लाइए। अथॉरिटी से वो कहेगा, स्टेट को वो बोलेगा कि आप इन जो इंसान है जिसको आपने पकड़ा है इसको हमारे सामने लाइए। फिर हम देखेंगे कि आपने जो डिटेंशन करा है किस ग्राउंड पे कर लिया भाई। अगर वो ग्राउंड लीगल नहीं है, लॉफुल नहीं है, यानी लॉफुल डिटेंशन नहीं है, तो फिर ये रिट इशू करके इस इंसान को छोड़ दिया जाएगा। इसको आप यानी आपका फंडामेंटल राइट को सिक्योर कर लिया यहां से, है ना। इस तरह की रेमेडी होती है हैबियस कॉर्पस की। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हैबियस कॉर्पस का रिट नहीं लग सकता। फॉर एग्जांपल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, या फिर इलीगल या फिर लॉफुल डिटेंशन है, ठीक है, मतलब कि डिटेन करा है सही ग्राउंड्स पे करा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया आर्टिकल 22 में, वो आप देख सकते हो। हैबियस कॉर्पस का सिंपल मतलब यह है कि अगर आपको कस्टडी में रखा जा रहा है, बिना किसी को बताए आपको बंद कर दिया है, तो बस फिर हैबियस कॉर्पस का रिट लग सकता है। आप जाओगे, आपको रेमेडी मिल जाएगी। सिंपल सा ये मतलब है, ये फ्रेज याद रख लेना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम जानते हैं मैंडेमस क्या होता है। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस आपको समझ आ गया, आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 समझ में आ गया। राइट ऑफ मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है लिटरल मीनिंग, फ्रेज बताया ना, वी कमांड। अब क्या कमांड हो रही है, कौन किसको कमांड दे रहा है? अब जो हायर अथॉरिटी का कोर्ट है जिसके पास आप गए हो, ठीक है, किसी वजह से आप गए होगे, तो वो कमांड कर रहा है नीचे की अथॉरिटी से कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटीज को परफॉर्म कीजिए, टू परफॉर्म योर पब्लिक ड्यूटी। कोई ऐसी अथॉरिटी है जो अपनी पब्लिक ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी की पेंशन रुकी हुई है, तो उसकी पेंशन रोक रखी है बिना किसी वजह के, तो उससे फिर वो सरकार मतलब जो कोर्ट है वो पूछ सकता है आप अपनी पब्लिक ड्यूटी क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे, इस इंसान की क्यों पेंशन रोक रखी है आपने। या और कोई भी कारण हो सकता है, मान लीजिए कोई पुलिस के अंदर है या कोई और अथॉरिटी के अंदर है। स्टेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी आर्टिकल 12 के अंदर, फंडामेंटल राइट का वायलेशन कौन करेगा जब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। स्टेट की
डेफिनेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, सेंटर पार्लियामेंट आ गई, स्टेट गवर्नमेंट आ गई, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज आ गई, उसके अलावा लोकल अथॉरिटीज आ गई, तो कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है। अगर उसने आपका फंडामेंटल राइट छीना है तो मैंडेमस यूज करके आप पूछ सकते हो, हम आपको कमांड कर रहे हैं कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए, जो आपने वादा किया है उसे आप पूरा कीजिए। ठीक है, कोई सरकारी अफसर है वो काम नहीं कर रहा है या कोई अथॉरिटी है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, तो ये रिट इशू करवा के आप कमांड करवा सकते हो, वी कमांड। समझ गए, सिंपल सा इसका ये मतलब है। अब ये दो रिट्स जो है ना, सर्चोरारी प्लस प्रोहिबिशन, इसको हम साथ में समझते हैं, फिर उसके बाद में आएंगे कोवरेंटो पे। तो पहले सर्चोरारी की बात कर लेते हैं। तो इसका फ्रेज याद रखना है आपने, सिंपल सा, सर्चोरारी से टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। अब इसका मतलब क्या है, कोई लोअर कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पे आप गए, हाई कोर्ट पे गए, अब कोई लोअर कोर्ट है, उसने कोई जजमेंट दे दिया जो उसकी औकात से बाहर है, यानी कि उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, आउट ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन, आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, यानी उसकी वो पावर नहीं थी, फिर भी उसने वो जजमेंट सुना दिया। अब फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है कि दो स्टेट के बीच में कोई विवाद होगा तो हम सॉल्व करेंगे, उसे सिर्फ हम ही देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। पर अगर कोई हाई कोर्ट ऐसा केस ले ले अपने अंडर, या उससे कोई लोअर कोर्ट ऐसा केस ले ले, वो कहे नहीं हम करेंगे, तो फिर इसका मतलब क्या है, आपकी वो अथॉरिटी नहीं है, फिर भी आप अपनी जजमेंट दे रहे हो। ये एक एग्जाम्पल है, इतना बड़ा वैसे ब्लंडर नहीं होता है, पर इसी तरीके से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन, या फिर आपने कोई ऐसा जजमेंट दे दिया जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो संविधान के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, या फिर आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, आपकी हैसियत के बाहर है, तो अपर कोर्ट जिसके पास आप गए हो रिट लगवाने, वो बोलेगा रिट ऑफ सर्चोररी जारी हो रहा है। अब अगर ऐसा पता लगता है कि वो केस आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर था, या फिर आपने जो जजमेंट दिया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जो उस कोर्ट का डिसीजन है उसको खत्म कर दिया जाएगा, यानी उसको क्वॉश कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जितने भी मैं आपको लेक्चर्स देता हूं, इनका प्रॉपर एक पर्टिकुलर पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो बच्चे ऑलरेडी इस कोर्स से जुड़ रहे हैं, एक तो यूट्यूब पे फ्री में आपको ये कोर्स अवेलेबल है, कहीं आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, रोज बस आपको जुड़ना है आकर के। आपके एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है इस चीज का। सीजीएल के एग्जाम में आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अभी हाल ही में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करे आपसे हिस्ट्री के, और मॉडर्न हिस्ट्री में खत्म करवा चुका हूं, तो आपने देखा होगा कितने सारे क्वेश्चन आपको आते थे। वो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया मैंने, 2022 में पेपर हुआ, 2023 का जो मेंस का पेपर हुआ, ऐसे अभी पॉलिटी के भी करवाने वाला हूं मैं, तो जुड़ के रहना। तो खत्म कर दिया उसका जजमेंट, ठीक है, तो इसी को कहते हैं टू बी सर्टिफाइड। समझ गए? अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि मैं सर्चोररी और प्रोहिबिशन को साथ में पढ़ाऊंगा। अब इसको समझते हैं कि एग्जांपल से। पहले प्रोहिबिशन का फ्रेज याद रखेंगे, इसका फ्रेज होता है टू फॉरबिड। अभी रिवाइज भी करवा दूंगा सारे, टू फॉरबिड। ठीक है जी, इतना आ गया समझ में। अब आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बस अगर आपको ये लाइन याद है तो आपको ये दोनों रिट्स भी याद रह जाएंगे। कैसे? क्योर कब किया जाता है? जब बीमारी हो जाती है ना। यानी कि सर्चोररी के केस में क्या किया था, सर्चोररी के केस में जजमेंट आ चुका था, यानी जजमेंट आ चुका था जो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर था, उसके बाद जाके कोर्ट ने बोला ना ऊपर वाले ने कि इसका डिसीजन खत्म कर दो, तो यानी कि क्योर किया जा रहा है सर्चोररी में। पर अगर प्रिवेंट किया जाए, उसे पहले ही रोक दिया जाए, तो उसे बोलते हैं प्रिवेंशन। तो पी से आप प्रोहिबिशन पकड़ सकते हो। तो प्रोहिबिशन यानी प्रिवेंशन, यानी अगर कोई कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर का केस उठा लेता है तो उसकी जजमेंट सुनाने से पहले ही अपर कोर्ट ये वाला रिट इशू कर दे तो आपको रोक दिया जाता है, टू फॉरबिड, यानी आपको रोक दिया जाएगा, उस कोर्ट को रोक दिया जाएगा कि बस अब रहने दे भाई, तेरे से ना हो पाएगा, तू हमें भेज ऊपर, हम देखेंगे इसके अंदर क्या करना है। तो उसको रोक दिया गया। आप अपनी
हैसियत के बाहर डिसीजन लेने वाले हो तो उसको पहले ही रोक दिया गया, टू फॉरबिड। तो ये इस तरह का रिट है। तो पी से आप प्रिवेंशन के पी से आप प्रोहिबिशन याद रख सकते हो और क्योर के सी से आप सर्शियोरारी याद रख सकते हो, सर्शियोरारी। इसके अंदर ही कंफ्यूजन आता है बच्चों को ज्यादातर, ठीक है जी। तो ये चीज आई होप क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट रह जाता है ना यार तो कमेंट सेक्शन है, टाइप करना आपको आता है, पूछ लो। अगली क्लास में पक्का मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। लेक्चर जरूर देखने हैं, वो प्लेलिस्ट देखिए, आप ही के लिए बनाई है, वो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री करा दिया है। उसमें मैंने कुछ एक लेक्चर्स बाहर के भी लिए, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे टॉपिक के भी उठाए थे। अभी स्टैटिक जीके के आएंगे, रोज देखना कितने बढ़िया लेक्चर्स आने वाले हैं और हर पेपर में आपको काम आएंगे। इस बात की मैं आप निश्चिंत हो जाइए, पढ़ते रहिए, बस आपको पेपर क्लियर कराना वो हमारी गारंटी। अगर आप अपना देने के लिए रेडी हो सब कुछ अपना, और हम ज्यादा टाइम नहीं लेते आपका, पूरी क्लास ऐसी पैक्ड होती है कि बस आपको काम की चीजें हम बताएं, तो फालतू चीजों के लिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता है यहाँ पे। अभी सारे रिवाइज कराऊंगा। कोवरंतो को हम कैसे याद रखेंगे? तो रेड दिखेगा इस पे, हाँ भाई दिख रहा है, नहीं रेड नहीं, कोई और पेन लेते हैं, चलिए ग्रीन ही सही है। तो कोवरंतो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। ये फ्रेज भी आपको याद रखना है, मतलब किस हैसियत से भाई, किस हैसियत से, बाय व्हाट अथॉरिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा आप समझिए। मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपने उस कॉलेज के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को पार किया होगा। जैसे कि आपकी 12th खत्म हुई होगी, एक क्राइटेरिया रहा होगा। दूसरा, आपने उस कॉलेज का कट ऑफ क्लियर किया होगा। अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया तो इतना कट ऑफ चाहिए, या फिर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा। मतलब वो सारी चीजें आपने करी होगी जिस वजह से आप उस कॉलेज में एडमिशन पा गए हो। अब अगर आपने ये सारे क्राइटेरिया पूरे नहीं करे और आप कॉलेज में जाके बैठ गए तो आपकी जो सीट है वो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो सीट है आपने घपला करके ली है, ठीक है। वहीं से इसको रिलेट करना, अगर कोई पब्लिक ऑफिस एज्यूम कर लिया गया है, अगर कोई पब्लिक ऑफिस इलीगली एज्यूम पब्लिक ऑफिस, अगर कोई सरकारी ऑफिसर है जिसने कि सही से अपना काम नहीं करा, उसके खिलाफ में ये रिट जारी हो जाए कि आपने किस अथॉरिटी से अपने ऑफिस को एज्यूम किया है, आप किस हैसियत से, आपने क्या वो चीजें क्राइटेरिया पार किया है यहां तक पहुंचने के लिए। तो अगर ऐसा डाउट क्रिएट होता है माइंड में, तब जाके कोर्ट ऐसा रिट इशू कर सकते हैं जिसमें आपको जवाब देना पड़ेगा कि बाय व्हाट अथॉरिटी। समझे? तो ये होता है इसका सिंपल मतलब कि जब आप किसी अथॉरिटी से, पब्लिक ऑफिस से पूछते हैं कि ये टाइटल आपने कैसे अज्यूम किया है, उससे उसकी रिमांड ली जा रही है, उससे पूछा जा रहा है भाई क्यों, कैसे, तो इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। मैंने कोशिश करी है सिंपल से सिंपल शब्दों में, रिलेटेबल एग्जांपल से आपको चीजें समझा दूं। है ये लीगली काफी कंफ्यूजिंग चीजें, पर आपको इतना मैंने बता दिया है, अगर आपने ध्यान से सुना है तो पेपर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं सारे रिट, देखते हैं। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस यानी टू ब्रिंग द बॉडी, अगर किसी को इलीगली डिटेन कर रखा है, कन्फाइन कर रखा है, अरेस्ट कर रखा है, तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस तरह का रिट इशू कर सकता है टू ब्रिंग द बॉडी। उस इंसान को लाइए, हम देखेंगे आपका डिटेंशन लॉफुल है या नहीं है। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। क्या मतलब होता है? वी कमांड। कमांड किस चीज की? एक नीचे अथॉरिटी को बोला जाता है कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी को पूरा कीजिए, इसका मतलब होता है मैंडमस। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। फॉरबिड बताया था ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई ऐसा कोई केस लिया गया है लोकल कोर्ट्स के थ्रू कि जो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो उसका जजमेंट आने से पहले उसको रोक दिया जाए, उसे कहते हैं प्रोहिबिशन। सर्शियोरारी टू बी सर्टिफाइड, मतलब कि अब जजमेंट आ चुका है, ठीक है। जजमेंट आने के बाद में देखा जाता है कहीं उसका जो जजमेंट आया है वो लॉफुल है भी या नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, या फिर उसकी जुरिस्डिक्शन, उसकी पावर से बाहर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो ले पकड़ रिट ऑफ सर्शियोरारी, और ये केस को, ये जो आपकी जजमेंट है इसको मैं क्वॉश कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोलेगा आपका जजमेंट अब गया डस्टबिन में, ये किसी काम का नहीं है। राइट ऑफ कोवरंटो। कोवरंटो का मतलब होता है किस अधिकार से, व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। समझ गए?
ये मैंने आपको अभी बताया किस अथॉरिटी से आपने पब्लिक ऑफिस एज्यूम किया हुआ है। तो ये थी सारी कहानी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 1 मिनट और रुक जाना, आपके काम की चीज एक मैं बता रहा हूं, बस 1 मिनट और देना मेरे को, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर। ये हमारा ना अभिनंदन बैच है, फटाफट से बता देता हूं। CGL 2023 की हम तैयारी करवा रहे हैं, जुलाई में आपका एग्जाम है और इतने दिनों में आपको प्रिपेयर करा दिया जाएगा। 79 दिनों की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी, ये हमारा स्लोगन है। पर अगर आप CGL या फिर और भी किसी एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं तो सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है कोर्स, है ना। और ये है आपके सारे मेंटर्स, जिसमें मैं आपको जीके पढ़ाता हूं। ये हैं आपके साइंस वाले सर अभिषेक सर, ये हैं कपिल सर इंग्लिश, और ये हैं रीजनिंग के रोहित सर, ठीक है। मेरी क्लास आती है 6 बजे रोज शाम को। तो अब अगर आपने पहली बार देखा है लेक्चर तो प्लेलिस्ट को खत्म कीजिए, आराम से रोज लेक्चर देखोगे हो जाएगी। और रोज 6 बजे आके आपने जुड़ना है सब टीचर्स के साथ। देख रहे हो लेजेंडरी मेंटर्स, कितना मजा आता है ना खुद को लेजेंडरी बोलने में। चलिए, तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि कितने लेजेंडरी हैं। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे से पूछ सकते हो, मैं पक्का उसका जवाब दूंगा आपको। और कुछ क्वेश्चन मैं क्लास में पुटअप करता हूं, उनके भी जवाब दिया कीजिए। शेयर करो यार लेक्चर को, बहुत तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अब आपके लिए मैं पॉलिटी के बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लाऊंगा, पर देखते हैं अभी कोई एक टॉपिक अगर मैं चाहूँ तो बीच बीच में आपसे डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। चलिए, मिलता हूँ मैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।